हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग के यूपी बीएड के फॉर्म फिल हो चुके हैं। अभी भी फॉर्म फिलिंग चल रही है। जिसने फिल नहीं किया है जल्द से जल्द फिल कर दीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आपके काफ़ी साइड भी बिजी रहेगी, और साथ में इसके बाद अगर 5 मार्च के बाद आप फिल करते हैं तो आपको लेट फीस के साथ ही फिल करना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और जो फिल कर चुके हैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है उस तैयारी के लिए कि आपको ये पता चले कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, पीवाईक्यू क्या रहे हैं, क्योंकि वो आपका एक बेस बनते हैं आगे की तैयारी के लिए। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि केवीएस की, एमआरएस की, एनवीएस की, सबकी आंसर कीज आ रही हैं। तो आगे आने वाले टाइम में भी आपको भी ये फॉर्म फिल करने हैं। तो इसके लिए बीएड में अच्छी रैंक लेकर के आनी है, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, आपकी गवर्नमेंट सीट पे आपका सिलेक्शन हो सके, जिससे कि कम से कम फीस में आप अपना बीएड कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके लिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो ये आपको कॉमर्स सब्जेक्ट का मिलेगा। ये 2024 में जो पेपर हुआ था, ये वो पेपर है जिसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। और इसका जीके का, या जो इसमें हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, या फिर जो इसमें आपके रीज़निंग के क्वेश्चंस आए थे, अगर उनको आपको तैयार करना है, तो इसके लिए जो मेरा दूसरा चैनल है पीवाईक्यू ज़ोन, आप उस पर विज़िट करिएगा, तो वहाँ पर इसके पीवाईक्यूज़ आपको मिल जाएँगे। जैसे 2024 का ही है, तो 2024 की जो जीके, हिंदी और रीज़निंग के हैं, वो आपको पीवाईक्यू ज़ोन पर मिलेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स, उसके पीवाईक्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। कैश बुक इज़, यहाँ पर कह रहा है कि रोकड़ बही है। तो कैश बुक क्या है? जर्नल है, वाउचर है, लेजर है, नन ऑफ द अबव। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कैश बुक क्या होती है? जो रोकड़ बही है वो लेजर होती है। खाता बही में ही आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चाहे आप अपना बनाएँ, कैश अकाउंट रखें, अगर आपने कैश बुक बनाई है तो आपको कैश अकाउंट रखने की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर कैश बुक क्या है? एक लेजर है। तो ये आपकी एक तरह का जर्नल भी है और एक तरह का लेजर भी है। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहती है इसमें। बोथ अगर ऑप्शन में रहेगा तो वही आप टिक करिएगा। तो यहाँ पर जर्नल और लेजर दोनों ही मानी जाती है, लेकिन ज़्यादा लेजर के उसमें देखा जाता है, अकाउंट बनता है क्योंकि। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्सनल अकाउंट? निम्नलिखित में से कौन-सा एक व्यक्तिगत खाता है? कैपिटल, ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन, मशीनरी। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट पूछ रहा है। तो व्यक्तिगत खाता कौन-सा खाता होता है? वो खाते जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में होते हैं, या फिर आपको पता है कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। पर्सनल होता है, नॉमिनल होता है, रियल होता है। नॉमिनल में सभी तरह की इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, वो सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। जो रियल है वो एसेट से रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट जो होता है यहाँ पर कौन-सा है? तो कैपिटल जो पूँजी है, वो पर्सनल अकाउंट में आएगी। बाकी ऑफ़िस इक्विपमेंट किस में जाएँगे? ये आपका, और मशीनरी ये रियल अकाउंट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? ये आपका एक तरह का एक्सपेंस कर रहे हैं आप, तो ये किसमें चला जाएगा? ये आपका हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर कैपिटल होगा हमारा पर्सनल अकाउंट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट है, ड्राइंग अकाउंट इज़, आहरण खाता क्या है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो आहरण खाता किस तरह का होता है? आहरण होता क्या है? ये जो ओनर होते हैं, कंपनी के जो स्वामी होते हैं, कंपनी में अपनी पूँजी को लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। जिस भी पैसे से, जिन भी चीज़ों से कंपनी की शुरुआत की जाती है, कैश है या जो एसेट्स होते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? कंपनी की पूँजी कहलाती हैं, कैपिटल कहलाती हैं। तो उसको निकालने का अधिकार भी किसको होता है? जो उसको लगाएगा, यानी कि ओनर को होता है, स्वामी को होता है। तो वो जब उसमें से कुछ कैश को या गुड्स को निकालते हैं, तो उसे हम आहरण कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो जो ड्राइंग अकाउंट होता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ईज़ी से क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा विकल्प लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। तो यहाँ पर कौन-सा लेखांकन का एक सब फ़ील्ड नहीं है, तो मैनेजमेंट भी होती है, कॉस्ट भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीनों ही आपने पढ़ी होंगी। बुक कीपिंग जो होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक भाग होती है, उसी के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पर ये अलग से कुछ नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा था नहीं है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़ कर देता है, नहीं पूछ कर के, तो क्वेश्चन को पढ़ा अच्छे से करिए। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट बुक टू रिकॉर्ड अ ट्रांज़ैक्शन? किसी लेन-देन को रिकॉर्ड करने वाली प्रथम वही है। ट्रायल बैलेंस, जर्नल, बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज़। तो फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड जो भी लेखे रखे जा रहे हैं, उसको सबसे पहले जिस बुक में हम एंट्री करते हैं, उन ट्रांज़ैक्शंस को लिखते हैं,
तो वो कौन-सी पुस्तक कहलाती है? तो उसे हम जर्नल कहते हैं। आपने भी जब पढ़ी होगी अकाउंटिंग तो सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है। उसके बाद जर्नल से हम लेजर तैयार करते हैं, सब्सिडियरी बुक्स होती हैं, फिर लेजर तैयार करते हैं। यहाँ पर जर्नल क्या है? इसे फर्स्ट बुक बोला जाता है। तो सही का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा या फिर फर्स्ट बुक या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी इसी को ही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है। व्हिच वन इज़ टैंगिबल रियल अकाउंट इन द फॉलोइंग? इनमें से मूर्त वास्तविक खाता कौन-सा है? मोटर व्हीकल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। तो आप देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पेपर आया था, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन्स आपके अकाउंट से रिलेटेड यानी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट तक लेकर के जाएँगे तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। यहाँ पर क्या कह रहा है टैंगिबल, एक टैंगिबल वो एसेट्स होती हैं जिनको कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और इंटैंगिबल वो होती हैं जो एसेट्स तो होती हैं लेकिन आपको दिखती नहीं, जैसे कि गुडविल। तो यहाँ पर टैंगिबल रियल एसेट इसमें से कौन-सा खाता है? तो मोटर व्हीकल भी है, गुडविल को आप नहीं देख सकते, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये भी नहीं और अक्रूड भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज़ नॉट द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? इनमें से कौन-सा एक तल पट तैयार करने की विधि नहीं है? टोटल मेथड है, टोटल सम बैलेंस मेथड है, बैलेंस मेथड है, ट्रायल बैलेंस मेथड है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो होता है, जब हम अपनी लेजर तैयार कर लेते हैं तो बैलेंस हमको मिल जाता है सभी अकाउंट्स का, उन बैलेंस से तैयार किया जाता है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इसमें से कौन-सा मेथड नहीं होता? तो जो ये तलपट विधि कोई विधि नहीं है, बाकी टोटल मेथड भी होती है, टोटल सम बैलेंस मेथड भी होती है और बैलेंस मेथड भी होती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो इसके लिए बुक मैंने जो है टैग प्रोडक्ट में टैग कर रखी हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूँगी, तो जैसे-जैसे आप लोग के प्रीवियस ईयर आते जाएँगे, वैसे-वैसे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होते जाएँगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से जॉइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहें, तो भी आपको लिंक जो है टैग प्रोडक्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है। इन विच लेजर डबल एंट्री सिस्टम इज़ कंप्लीटेड? किस खाते में दोहरा लेखा प्रणाली द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली पूरा हो गया है? जनरल लेजर में, पर्सनल में, क्रेडिटर्स में, डेटर्स में। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो कंप्लीट किसमें होता है? तो जो जर्नल लेजर बनाया जाता है, सामान्य खाता बही तैयार की जाती है, उसमें होता है। बाकी ये जो अलग-अलग लेजर हैं तो उसी से रिलेटेड जैसे क्रेडिटर के लेजर में सारे क्रेडिटर जितने हैं उसके बारे में दे रखा अकाउंट्स होंगे। जो जर्नल होता है उसमें सभी हो जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। हू इज़ नोन एज़ फादर ऑफ बुक कीपिंग? पुस्तक का पिता किसे कहा जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स को, लुकास पैसिओली को, आर एन एंथोनी को। तो पुस्तक पालन का पिता बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है अकाउंटेंसी का पहले चैप्टर में पहले ही सबसे ये दे रखा है पॉइंट। किसका है? ये लुकास पैसिओली जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ बुक कीपिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लीजिए कि उन्होंने इटली में 1494 में एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें इस पुस्तक पालन के बारे में उन्होंने व्याख्या की थी, मतलब बताया था। चलिए नेक्स्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज़ अ फिक्टिशियस एसेट? इनमें से कौन एक काल्पनिक संपत्ति है? गुडविल अकाउंट है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक हो जाता है इंटैंगिबल जिसे हम देख नहीं सकते। तो इंटैंगिबल में तो आपकी क्या आ जाती है? गुडविल आ जाती है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सब आता है। फिक्टिशियस काल्पनिक जो होती है एक्चुअल में वो आपकी एसेट नहीं होती लेकिन उसे हम एसेट की तरह मानते हैं, तो वो काल्पनिक संपत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी फिक्टिशियस एसेट होते हैं और फिक्टिशियस एसेट जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो एसेट साइड में सबसे लास्ट में जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिखाए जाते हैं, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंतर्गत इसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को दिखाते हैं और जैसे-जैसे आपके प्रॉफिट होता जाता है, इसको रिटर्न ऑफ करते जाया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है। गुड्स मीन्स माल का आशय है। ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी सभी चल संपत्ति, ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी सभी अचल संपत्ति, ऑक्शनेबल क्लेम नीलामी योग्य दावे या फिर डिक्री अज्ञाप्ति। तो गुड्स माल क्या होता है? तो गुड्स यहाँ पर गुड्स क्या होगा? गुड्स एक इस तरह के संपत्ति होते हैं जिनको कि आप अ सेल करते हैं, जिनको विक्रय करते हैं आप। जो आपका मेन बिज़नेस का मोटिव होता है कि हम उसको सेल करते हैं जिससे कि हमको क्या मिलती है जो इनकम होती है उसमें हमें प्रॉफ़िट मिलता है।
तो जो गुड्स होते हैं वो आपकी करंट एसेट होते हैं, क्योंकि बार-बार आप कच्चा माल खरीदते हैं, कच्चे माल पे काम होता है, उसके बाद वो फिनिश गुड्स बनता है, फिर वो सेल हो जाता है। तो ये किस तरह के एसेट हो जाते हैं, आपकी करंट एसेट होते हैं। अब यहाँ पर माल का आशय क्या है जो पूछ रहा है, तो सभी चल संपत्तियाँ जो मूवेबल एसेट्स होती हैं, वो आपकी गुड्स हो जाती हैं। इमूवेबल अचल संपत्ति किसे कहते हैं? जैसे कि फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आप नहीं जा रहे हैं, या जो लॉन्ग टाइम दीर्घकालीन होती है, वो आपकी सब अचल संपत्ति है। चल संपत्ति जो गुड्स में हो जाते हैं स्टॉक वजह से। तो एक आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट। पूंजीगत लाभ वह लाभ है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो किस तरह का लाभ होता है। तो प्रॉफिट आपको पता है दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू होता है, दूसरा कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर कौन सा लाभ होगा? विच इज रिसीव फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच इज रिसीव सेल ऑफ फिक्स एसेट, विच इज रिसीव बाई सेल्स ऑफ गुड्स, विच इज रिसीव फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट जो होता है, जो पूंजी संपत्तियाँ होती हैं, या फिर जो आपके इस तरह के व्यय किए आपने इस तरह के व्यय किए होते हैं, एक्सपेंसेस करे हैं, या इस तरह के आपके ट्रांज़ैक्शंस रहे हैं जो कैपिटल से रिलेटेड होते हैं, उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पर जो आपने सेल करी है फिक्स्ड एसेट क्या है? पूंजी संपत्ति है, कैपिटल एसेट है। तो जो आप इसको सेल कर रहे हैं, इसको सपोज़ कर लीजिए आपने ये परचेज़ जो करी थी और जो आपने सेल करी, उसके बीच के डिफरेंस से आपको 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। तो ये 5,000 रुपए जो आपको सेल करने पर क्योंकि प्रॉफिट मिला है, ये 5,000 क्या है? कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो गुड्स आप सेल करते हो उससे जो इनकम होती है वो रेवेन्यू आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है। A sale of rupees 25,000 to A was entered as a sale to B. This is an example of A को 25,000 रुपए की बिक्री के स्थान पर B को बिक्री दिखा दी गई है, ये निम्नलिखित त्रुटि का उदाहरण है। यहाँ पे क्या कह रहा है? A को 25,000 रुपए की बिक्री यानी कि A जो था उसने को 25,000 रुपए की आपको सेल उसकी दिखानी थी। लेकिन आपने क्या किया? B की उतनी दिखा दी। यानी कि A एक व्यक्ति था, उसने 25,000 की सेल थी लेकिन आपने दिखा किसकी दी है? B की दिखा दी है। तो ये किस तरह का एरर है? एरर ऑफ ओमिशन है, चूक हो गई है, भूल हो गई है, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग प्रतिकारी है, या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल सिद्धांत की। तो सिद्धांत की तो नहीं है, सिद्धांत में ये होता कि आपको सेल में दिखाना था, आपने जाकर परचेज़ में दिखा दिया, तो वहाँ पर वो चीज़ आपकी प्रिंसिपल की हो जाएगी। यहाँ पर कंपनसेटिंग में क्या होता, आप 25,000 की ए की बिक्री बी में और बी की बिक्री ए में दिखा देते, तो वो एक-दूसरे से कट जाती, तो वहाँ पर वो कंपनसेटिंग हो जाती। एरर ऑफ चूक की, तो यहाँ पर चूक तो नहीं हुई है, आपने कोई चूक नहीं की, चूक तब होती है कि 25,000 की थी और आपने दिखा दी होती 5,000 की, तो वो आपकी दिखाई एक ही अकाउंट में होती लेकिन आपने 5,000 की दिखा दी होती, तो वो चूक में हो जाती। यहाँ पर आपने भूल कर दी, एक में दिखानी थी आपने दिखा बी में दी, तो आपने क्या किया एरर ऑफ ओमिशन। तो या फिर लेखे की भी कहते हैं इसको, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये चारों ही जो एरर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं, तो इनमें डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है। और अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम तक ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और जो 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के पूछे जाने हैं, उन 50 में से आप 45 से अबव क्वेश्चंस को सही कर पाएँगे अगर आप अच्छे से सारे प्रीवियस सेट लगा लेते हैं और प्रैक्टिस सेट भी साथ में आप लोग के चल रहे हैं, तो वो भी आते रहेंगे, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दिया करिए आप लोग। और अपने जिस भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़े हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पर इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करंट एसेट? चालू परिसंपत्ति इनमें से कौन-सी नहीं है? लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश एट बैंक। तो यहाँ पर एक हो जाती है आपकी फिक्स्ड एसेट और दूसरी हो जाती है शॉर्ट में लिख रहे हैं ऐसे और दूसरी हो जाती है करंट एसेट। जो करंट एसेट होती है वो उस तरह की एसेट होगी जिसे आप जल्द ही कैश में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि कैश इन हैंड कैश एट बैंक है या कैश इन हैंड है, कैश में ही है आपके पास तो। डेटर्स हैं, डेटर्स भी जब आपने सेल किया होता है किस तरह की सेल? क्रेडिट सेल। तो वहाँ पर आपके डेटर्स बनते हैं, तो उनसे भी आपको धनराशि मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी वो करंट एसेट में आएँगे। स्टॉक के बारे में तो पहले ही बात कर चुके हैं। गुड्स कहिए या स्टॉक कहिए, वो भी आपका करंट एसेट। लेकिन जो लैंड एंड बिल्डिंग होती है, इसको आप ना तो तुरंत बेच सकते हैं, ना ही बिल्डिंग को तुरंत आप कैश में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये आपकी फिक्स्ड एसेट है। करेक्ट आंसर क्या है हमारी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज़ इम्यून ऑफ डिप्रिसिएशन? इनमें से कौन सी संपत्ति पे ह्रास नहीं लगेगा?
डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता कौन सी एसेट पे? मोटर कार पे, लैंड पे, बिल्डिंग पे, एरोप्लेन पे। मोटर कार पर भी लगता है, बिल्डिंग पर भी लगता है, एरोप्लेन पर भी लगता है। लेकिन जो भूमि है, जितनी है उतनी ही रहेगी। हाँ, उसकी उपजाऊ क्षमता जो होती है, वो कम होती ज हो सकती है, लेकिन उसको आप बढ़ा सकते हैं। खाद डाल कर के है और उर्वरक बीज हैं, सब डाल कर के आप उसकी जो उत्पादन क्षमता है, उसको बनाए रख सकते हैं। लेकिन जो उसकी कितनी भूमि है, उसमें कमी नहीं आएगी, वो उतनी ही रहेगी। ऐसा तो नहीं कि सुकड़ जाती है। ऐसा नहीं होता, श्रिंक नहीं होती, तो उतनी ही रहेगी, ना ही फैल जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। जिस भी चीज़ में समय के साथ, यूज़ करने के साथ-साथ कमी होती चली जाती है, वो डिप्रिसिएशन में आ जाती है। अगर किसी में नहीं हो रही, तो डिप्रिसिएशन में नहीं आएगी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट है, डबल अकाउंट सिस्टम a different system of presenting accounts of public utility initiatives owes its origin to which country? दोहरा खाता प्रणाली सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं के खातों को प्रस्तुत करने की एक अलग प्रणाली है। यह किस देश की उत्पत्ति है? ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, यूएसए की, कनाडा की। तो यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन कि दोहरा खाता प्रणाली जो सार्वजनिक उपयोगिता संस्थानों के खातों को प्रस्तुत करने की एक अलग प्रणाली है। ये किस देश की उत्पत्ति है? तो ये इंग्लैंड की है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी है। जो डबल एंट्री सिस्टम है कहाँ का है? वो आपका इंग्लैंड से आया। चलिए नेक्स्ट है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है अकाउंटिंग की? जो एसेट इज इक्वल टू संपत्तियां किसके बराबर होती हैं? कैपिटल जो पूंजी आपने लगाई है प्लस लायबिलिटी जो आपकी लायबिलिटी होती है उसके बराबर होती है। बैलेंस शीट में एक साइड एसेट होती है और एक साइड क्या होता है? कैपिटल और लायबिलिटी होती है। यही हो जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये किस पर बेस्ड होती है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर, सेपरेट इनिशिएटिव पर, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर। तो ये सब तो क्या है आपकी अवधारणाएँ हैं अलग-अलग और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर। सारी ही इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे-जैसे आएँगे वैसे-वैसे मैं आप लोग को समझाती भी जाऊँगी इसके बारे में। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये जो बेस्ड होती है वो डुअल एस्पेक्ट सिस्टम पर द्विपक्ष अवधारणा पर बेस्ड होती है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कौन-कौन से समीकरण बनते हैं। तो पहला यहाँ पर दे रखा है एसेट इज़ इक्वल टू कुल देनदारियाँ संपत्तियाँ बराबर किसके होती हैं? पूँजी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ बराबर होती हैं वो संपत्ति माइनस एसेट में से जब आप कैपिटल को लेस कर दीजिए और कैपिटल किसके बराबर होती है? एसेट में से आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को लेस कर दिए। यानी एक इक्वेशन जो अभी मैंने बताई उससे आपकी ये चारों इक्वेशन बनती हैं। चलिए नेक्स्ट है वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड अडायर विच मीन्स ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द अडायर से हुई है जिसका अर्थ है एक्टिवेटिंग सक्रिय करना लिसनिंग थिंकिंग सर्चिंग। तो यहाँ पर जो ऑडिट है उसकी मीनिंग लैटिन शब्द से बना है लिया गया है। लैटिन कौन सा शब्द है? जो अडायर शब्द है उससे बना है ऑडिट। अब इसकी मीनिंग क्या होती है? तो इसकी मीनिंग होती है लिसनिंग सुनना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। किससे रिलेटेड है? अडायर किससे रिलेटेड है? और अडायर का मीनिंग क्या होती है? लिसनिंग सुनना। और ये भी पूछा जा सकता है जो अडायर शब्द है वो किस शब्द से लिया गया? किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है द वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अडायर। यहाँ पर कह रहे हैं शब्द ऑडिट शब्द अडायर से व्युत्पन्न है। अब यही बात मैं आप लोग से कह रही थी, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा का है? तो यहाँ पर देखिए सेम वही आ गया लैटिन भाषा का है। चलिए नेक्स्ट है इनमें सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक आपका जो एग्ज़ाम पेपर होता है डायरेक्टली ओएमआर को फिल मत करिएगा। अभी जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं आप लोग को बताऊँगी भी कि कैसे फिल करना है। अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और फिल करते जाएँगे, अब जैसे कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरे में मिल जाता है, तो वहाँ पे आपसे गलत भी हो सकता है। तो पहले एक बार सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए जो आपको आ रहे हैं, एक बार में उन सब पर टिक कर लीजिए। पेपर पर ही आप पॉइंट रख सकते हैं, अगर बना के रह जाता है तो पॉइंट रख लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो एक का आंसर कभी-कभी दूसरे से हमको मिल जाता है। उसके बाद ओएमआर को फिल किया था क्योंकि इसमें टाइम बहुत मिल जाता है। इसमें आपके लिए सफिशिएंट टाइम होता है पहले ही पेपर सॉल्व हो जाता है, काफ़ी टाइम बच भी जाता है। चलिए नेक्स्ट है डैश इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिट अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। वेरिफिकेशन, इंटरनल चेक, इन्वेस्टिगेशन, वाउचिंग। तो अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? वो आपकी प्रमाणन हो जाती है, वाउचिंग को कहते हैं। जो जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आपने कुछ भी परचेज़ किया तो आपको साथ में उसकी एक रिसिप्ट मिलती है जिसमें उसके बारे में लिखा होता है, प्रोडक्ट क्या है, कितने का है, नीचे सिग्नेचर सारी चीज़ें होती हैं उसपे। तो इसी तरह जो भी एक कंपनी में ट्रांज़ैक्शन होते हैं, लेन-देन होते हैं, उन सबके भी रिकॉर्ड्स जो रखे जाते हैं वो इन्हीं रिसिप्ट के बेस पर रखे जाते हैं जिसको कि वाउचर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। इन्हीं वाउचर से
जब हम जो रिकॉर्ड रखे हैं उनका मिलान करते हैं, लेखों का मिलान करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्रमाणन या फिर वाचिंग कहते हैं। और जितने अच्छे ढंग से वाचिंग होगी उतना ही अच्छा ऑडिट होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट है, द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड। जो आपका ICWAI है, ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। ICWAI फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में? तो मोस्टली क्या होता है, आप लोग को लगता है मुंबई में होगा या दिल्ली में होगा, नहीं, लेकिन इसका कार्यालय जो है वो कहाँ है? वो कोलकाता में है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? इसको शॉर्ट में कैग बोला जाता है। कि जो कैग होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। तो जो कैग होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। राष्ट्रपति जो है हमारे देश के वो करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन फॉर डैश इज एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। धारा 80C के अंतर्गत भारत में किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शिक्षा संस्थान में पूर्ण समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, ट्यूशन शुल्क के भुगतान में करदाता कटौती प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा। अधिकतम एक बच्चे की, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 4 या फिर 3। तो यहाँ पर बेसिकली इतना सा पूछा जा रहा है कि जो 80C में कितने बच्चों को शिक्षा की जो शिक्षा भत्ता मिलता है वो कितने बच्चों तक मान्य होता है। सिंपल सा ये है जिसको इतना घुमा फिरा करके आपसे पूछ लिया गया है। तो अधिकतम 2 बच्चों तक होता है, 2 चिल्ड्रन। तो एक आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। As per section 16 subsection 2 of the Income Tax Act 1961, first tax is included in the salary and after the exemption is allowed। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 के अंतर्गत के अनुसार पहले डैश को वेतन में शामिल किया जाता है और उसके पश्चात छूट अनुमान्य की जाती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाउस रेंट, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशन टैक्स या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहाँ पर ये जो आपका सेक्शन दे रखी है 16 सबसेक्शन 2, ये किससे रिलेटेड है? ये आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है, मनोरंजन भत्ता, जो एंटरटेनमेंट को शॉर्ट में ये बोल देते हैं, मनोरंजन भत्ता जो होता है उससे रिलेटेड होती है। तो मनोरंजन भत्ता यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उससे रिलेटेड है। और ये किसको मिलता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो होते हैं उनको ही दिया जाता है, सबको नहीं मिलता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको इसकी छूट नहीं मिलेगी। जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है सिर्फ़ गवर्नमेंट सेक्टर वालों को ही मिलती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। बहुत फ़ायदा होता है गवर्नमेंट सेक्टर वालों को। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और निकालिए इसको, बीएड अच्छे मार्क्स से कर लीजिए जिससे कि आगे जो वैकेंसीज़ आ रही हैं 2 साल तो लग जाएँगे लगभग, उसके बाद जो आपको वैकेंसीज़ आएँगी उसमें आप लोग एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करने के। नेक्स्ट है हमारा, इन इंडिया असेसमेंट ईयर बिगिन्स ऑन। भारत में कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है 1 जन, 1 अक्टूबर, 1 अगस्त, 1 अप्रैल। तो कब से प्रारंभ होता है? तो ये आपका 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से कब तक चलता है? 31 मार्च। सभी को पता है इसके बारे में, तो 31 मार्च तक चलता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी। कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जन से स्टार्ट होता है 31 दिसंबर तक। लेकिन ये जो असेसमेंट ईयर होता है ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज़ आयकर क्या है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है, नेसेसरी है, स्पेशल टैक्स है? तो हमारे इंडिया में 2 तरह के टैक्स बेसिकली रहते हैं। एक हो जाता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरे हो जाते हैं इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स का तो आपने देख लिया, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स है या फिर जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स ही हो जाता है। और इनडायरेक्ट में सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आपका जीएसटी आ जाता है। जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये सारे टैक्स जो आ जाते हैं आपके इनडायरेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा उसका चार्ट बना हुआ है। डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट में आपका आयकर आ गया, निगम कर आ गया, प्रतिभूति लेन-देन जो सिक्योरिटी एक्सचेंज का टैक्स होता है और पूंजीगत प्राप्तियों पर कर जो लगता है। और अप्रत्यक्ष में जैसे कि मैंने बताया था वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी और फिर वैट हो गया। कौन लगाता है? तो सीबीडीटी जो है वो मेनली आयकर इनकम टैक्स को लगाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो कौन उसको मैनेज करने का काम करता है? सीबीडीटी करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ईयर
वाज इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में किस वर्ष आयकर प्रारंभ हुआ था? 1850, 1860, 1886, 1961? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं और आप आंसर 1961 लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। पहली बार इंट्रोड्यूस करने की बात आएगी तो पहली बार जो 1857 की क्रांति हुई, थोड़ा-सा हिस्ट्री में अगर याद करिए, पहली क्रांति जो भारत की हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भरपाई के लिए सबसे पहले 1860 में लगाया गया था इनकम टैक्स। कब लगाया गया था? 1860 में। किसने लगाया था? सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन जो थे, उन्होंने लगाया था। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहला अगर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने को कहा जाएगा तो 1860 आंसर है। उसके बाद अगर कहें स्वतंत्र भारत में, तो वो 1961। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि क्या पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कंटेन्स डैश अल्फाबेट। पैन जो होता है उसमें कितने वर्ड होते हैं? 5, 6, 10 या फिर 8? पैन में कितने यहाँ पर वर्ड, वर्ड मतलब अल्फाबेट पूछा है, ये नहीं पूछा टोटल कितने होते हैं। तो यहाँ पर अल्फाबेट जो होते हैं वो 6 होते हैं। इसके अलावा 4 जो होते हैं वो नंबर होते हैं। 6 अल्फाबेट हो गए प्लस 4 नंबर हो गए, टोटल 10 हो जाएँगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा-सा आपको आइडिया लग जाएगा। किस तरह का होता है, तो आप सभी के पास पेन होगा। पेन में यहाँ पर 6 आपको अल्फ़ाबेट देखने को मिलेंगे और 4 नंबर होंगे। चलिए नेक्स्ट है, गिफ्ट टू एन एम्प्लॉयी बाय एन एम्प्लॉयर वेयर द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज़ बिलो डैश शैल बी ट्रीटेड एज़ अ टैक्स फ्री फ्री टू साइट। तो यहाँ पर क्या है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाने वाला उपहार मूल्य तक कर मुक्त अनुलाभ के रूप में संवर्धित किया जाएगा। 1 लाख, 5,000, 50,000, 25,000। तो यहाँ पर जो मूलतः अनुलाभ जो है, एक होता है भत्ता, दूसरा होता है अनुलाभ। तो भत्ता अनुलाभ में डिफरेंस होता है। तो अनुलाभ की यहाँ पर पूछी जा रहा है कि उपहार दिया जा रहा है, तो कितने मूल्य तक का देंगे जो कर मुक्त हो जाएगा? 1 लाख का, 5,000 का, 50,000 का, 25 का, तो 5,000 तक का। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ये इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। डैश इज़ द यूजेस ऑफ लूपहोल्स इन द टैक्स लॉज़ टू वन्स ओन एडवांटेज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। डैश कर कानूनों में खामियों का उपयोग अपने स्वयं के लाभ के लिए दे कर की राशि को कम करने के लिए है। टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स एवेजन है, टैक्स प्लानिंग है, टैक्स मैनेजमेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कर कानून की खामियां, यानी कि जो लूपहोल्स होते हैं लॉ में, जो टैक्स लॉ है उसका यूज करके आप अपने कर को कम कर रहे हैं, तो वो क्या है? तो उसे हम कर से बचाव करना कहते हैं। ये वैसे तो आपका अगर बोर्डली देखा जाए, नैतिक रूप से एथिकली गलत है। आप एथिक्स से कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कोई आपका इलीगल नहीं है। एक होता है कि नैतिक रूप से गलत होना, एक होता है गैर कानूनी होना। ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ये क्या है, नैतिक रूप से गलत है। एक आंसर क्या है? ऑप्शन ए। लेकिन कर की चोरी जो है वो इल्लीगल होती है, गलत होती है, पूरी तरह से गलत होती है। टैक्स प्लानिंग भी आपकी, कर योजना तो सही है, आपको करनी चाहिए, टैक्स मैनेजमेंट भी करना चाहिए, दोनों अच्छी चीज़ें हैं। और इसमें ये होता है नैतिक रूप से गलत है, लेकिन ये कानूनी रूप से भी गलत है। चलिए नेक्स्ट है, बिन कार्ड इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ। बिन कार्ड रिकॉर्ड है कॉस्ट का, वैल्यू का, क्वांटिटी का, एक्सपेंस का। ये किससे रिलेटेड है? कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या कह रहा है कि बिन कार्ड किसका रिकॉर्ड रखते हैं? तो ये क्वांटिटी का, मात्रा का रखते हैं। इसमें कॉस्ट नहीं आती, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आती है, मात्रा आती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर। रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। एक कैश फ्लो है, एक आपका S14 पूछा जाता है, S6 बहुत पूछा जाता है। तो किसके अंडर में प्रिपेयर होता है? S1, 2, 3, 4। तो ये किसमें होगा? ये आपका 3 में होता है। एक आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज। अप्रत्यक्ष लागत का आशय क्या होता है? यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंडिचर को ऐड कर लीजिए। प्राइम कॉस्ट ओवरहेड का ऐड करिए, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंडिचर, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो जहाँ-जहाँ भी आपकी दे रखा है डायरेक्ट वाली चीज़ें, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट की सिर्फ़ अगर बात की जाती है अप्रत्यक्ष लागत की, तो उसमें क्या होगा, प्राइम कॉस्ट में आपकी डायरेक्ट लागतें जुड़ी होती हैं, इसलिए ये तो नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता है। इसमें भी मटेरियल जोड़ दिया, अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल लिखते तब तो ठीक था, लेकिन सिर्फ़ मटेरियल लिख दिया तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। एक आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, लेबर होगा या फिर एक्सपेंडिचर होते हैं, वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है, ओवरहेड भी वही कहलाते हैं। एक आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। अगर यहाँ पर आपसे फैक्ट्री कॉस्ट लिखा होता, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी सही हो सकता था।
क्योंकि प्राइम कॉस्ट में जब जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं उनको ऐड करते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर के आती है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा, यहाँ तो सिर्फ डायरेक्ट आपसे इनडायरेक्ट कॉस्ट पूछ लिया है। चलिए नेक्स्ट है। इसी तरह एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ। वित्त प्रबंधन डैश की एक शाखा है। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन से कि जितना सिलेबस है सबको मिला लिया है, क्योंकि 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 50 क्वेश्चन में वो एग्जामिनर जो चाहेगा ना, सारी ही चीजें आपसे पूछ सकता है, इसलिए अच्छे से आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वित्त प्रबंधन डैश की एक शाखा है। किसकी शाखा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉस्ट की, मैनेजमेंट की, बिजनेस मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट की एक शाखा है, व्यवसाय लेखांकन की एक शाखा है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट है, संक कॉस्ट मीन्स जो डूबत लागत है या डूबी हुई लागत का क्या अर्थ होता है? अल्टरनेटिव कॉस्ट, कॉस्ट इंक्लूड इन पास्ट, कॉस्ट एक्चुअली इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। जो तैयार उत्पाद होते हैं उनकी जो यानी कि जो आप लागतें ऑलरेडी कर चुके हैं, जो वापस नहीं आएंगी, जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो आपकी संक कॉस्ट कहलाती हैं। तो जिनमें प्रोडक्ट को बनाने में आपने जो लागतें लगा दी वो फिनिश प्रोडक्ट अब बन चुके हैं, तो उसी की जो लागत है वो संक कॉस्ट कहलाती है। एक आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि भविष्य में उनकी कोई भी वसूली अब नहीं हो सकती। क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज। जो क्विक अनुपात है उसको और किस नाम से भी जाना जाता है? एसेट टेस्ट रेशियो है, करंट है, कैश रेशियो है, इक्विटी रेशियो है। तो क्विक रेशियो है या फिर जो आपके एब्सोल्यूट इक्विटी रेशियो होता है, करंट रेशियो होता है, ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके किस नाम के रेशियो होते हैं? सब एक्टिविटी रेशियोज होते हैं। और ये इसको और किस नाम से आप क्विक रेशियो को जानते हैं? तो इसे एसिड टेस्ट रेशियो कहा जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। कितना होना चाहिए? जो आदर्श है वो 1:1 होना चाहिए। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। निकालने का तरीका आप देख सकते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो करंट एसेट है उसमें से आपको इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देना है। आपकी क्विक एसेट या फिर कहें कि आपकी जो एसेट है वो पूरी तरह से लिक्विड एसेट निकल आती है और करंट लायबिलिटीज को आप डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following functions in an organization enhances the skills and capabilities of employees? एक संगठन में इनमें से कौन सा कार्य कर्मचारियों की कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन या फिर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा कार्य है जो कर्मचारियों की कौशल और क्षमताओं को बढ़ाएगा? तो तब बढ़ेंगी ना जब आपको ट्रेन किया जाएगा। जैसे कि बीएड के में भी जो फाइनल होता है सेमेस्टर, उसमें क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग लगती है। ट्रेनिंग क्यों लगती है? जिससे कि आप सीख सकें कि किस तरह से टीचिंग की जाती है। टीचिंग क्या है वो तो आपको बता दिया जाता है, और क्लासरूम टीचिंग भी आप कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस जगह पर जाकर आप सीख सकें तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो वही हो जाएगा कि प्रशिक्षण से आपकी कौशल स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। एक आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो एचआरएम जो उससे शॉर्ट में बोलते हैं हम, एचआरएम में क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें तीनों ही चीजें आएंगी, रिक्रूटमेंट भी आती है, सिलेक्शन भी आता है, ट्रेनिंग भी आती है। तो ऑल ऑफ द अबव सभी आपके इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक चीज और यहाँ पे दे रखी है, जॉर्ज एल्टन मेयो को मानव संसाधन प्रबंधन का पिता कहा जाता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि एचआरएम के फादर कौन है? तो जॉर्ज एल्टन मेयो है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा प्रबंध का एक भाग नहीं है? प्लानिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, कम्युनिकेशन। प्रबंध का एक हिस्सा नहीं है, तो प्लानिंग भी की जाती है, स्टाफिंग भी की जाती है, कम्युनिकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजटिंग जो है वो प्रबंध का एक हिस्सा नहीं होती, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग भी होती है, डायरेक्टिंग भी होती है, ये सब प्रबंध में आते हैं। प्रबंध के भाग भी है, प्रबंध के कार्य भी हैं, लेकिन बजटिंग उसमें नहीं आती। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग डिमांड सेलिंग प्राइस कैन बी फिक्स्ड एट दिस पॉइंट स्टार्टेड मैथमेटिकली। मांग में गिरावट के समय में विक्रय कीमत को जिस बिंदु पर निश्चित किया जा सकता है उसे गणितीय रूप से दर्शाया गया है। SP इज इक्वल टू FC प्लस BC, SP इज लेस देन VC, SP इज ग्रेटर देन VC, SP इज इक्वल टू VC। अब ये है क्या, पहले इनको समझिए। SP क्या है? ये आपके सेलिंग प्राइस है, और FC क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है, VC क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कैन बी फिक्स्ड, सेलिंग प्राइस जो होता है वो कहाँ पर फिक्स्ड होता है जबकि मांग जो है वो गिर रही हो, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो जब आपकी जो सेलिंग प्राइस जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उतनी निकल आनी चाहिए, मांग जब गिरावट आ रही है तो आपको अपना प्राइस भी कम करना पड़ेगा,
क्योंकि मार्केट में बने रहना है, तो जब वो वेरिएबल कॉस्ट है, आपको किसी भी हाल में उसको निकालना ज़रूरी है, तो किसके बराबर हो जाती है? वीसी के बराबर हो जाती है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 85 में, 84 में, 86 में, 87 में। तो नाम से ही आपको याद आ रहा होगा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which year the annual industrial growth rate was highest in India after liberalization? जो उदारीकरण के बाद भारत में किस वर्ष औद्योगिक वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? 2001, 2 में, 6, 7 में, 8, 9 में या फिर 10, 11 में? तो ये हुआ कब था? ये 1991 की जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, 1991 की जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी, उसके अंतर्गत जो ये सुधार थे उदारीकरण के, वो कि उदारीकरण था, निजीकरण था, वैश्वीकरण था। 3 चीज़ें थी जिनको कि शॉर्ट में एलपीजी बोला जाता है, वो किया गया था। तो यहाँ पर 2006-7 में सर्वाधिक इसमें क्या हुआ था? वार्षिक वृद्धि हुई थी। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में और अच्छे से एक-एक पॉइंट है, उसमें आप पढ़ लीजिए या आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा इस पीडीएफ को, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट शेयर इन द इम्पोर्ट कंपोज़िशन ऑफ इंडिया? भारत के आयात संरचना में इनमें से किसका अंशदान सर्वाधिक है? फूड प्रोडक्ट का, फ्यूल का, कैपिटल गुड्स का, नॉन क्लासिफाइड आइटम्स का? तो आयात संरचना यानी कि जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट में क्या होता है? इम्पोर्ट में जब हम विदेशों से सामान अपने देश में मँगाते हैं तो उसको इम्पोर्ट करना कहते हैं और जब हम अपने देश से सामान विदेश में भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना कहते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्ट हम किस चीज़ों का सबसे ज़्यादा करते हैं? तो फ्यूल का। हमारे भारत में ईंधन की कमी है, तो जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो है वो हम जो है आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। एक आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज़ इंट्रोड्यूस्ड इन, जो परक्राम्य में लिखित अधिनियम था वो कब लागू हुआ था? 1882 में, 81 में, 57 में, 1950 में। तो ये कब लागू हुआ था? ये 1881 में हुआ था। इन अधिनियमों को अच्छे से पढ़ लिया करिए, इनके जो होता है साथ में ही सन लगा रहता है, तो अलग से याद नहीं करना पड़ता। जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ना 1881 इस तरह से याद करिए, तो आपके लिए ईज़ी रहेगा या याद करना उस चीज़ को। जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इस तरह से याद रखा करिए, तो ईज़ी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपिटल बस्टिंग टेक्निक दैट explicitly incorporates an estimate interest rate into its basic computation is, पूंजीगत बस्टन की तकनीकी जिसमें आधारभूत गणनाओं में अनुमानित ब्याज दर स्पष्टता शामिल की जाती वह है? पे बैक पीरियड मेथड है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पूंजीगत बस्टन जो कैपिटल बस्टिंग होती है इसमें कौन-सी ऐसी अ, आधारभूत गणनाओं में अनुमानित ब्याज दर जिसमें स्पष्ट रूप से हो तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है, एनपीवी मेथड होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। ये सारे ही मेथड इम्पोर्टेंट हैं, सबको देख लीजिएगा, ये आईआरआर मेथड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल बस्टिंग इज़ आल्सो नोन एज़, पूंजी बस्टिंग को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दीज़। तो कैपिटल बजटिंग जब पूँजी का बजट बना रहे होते हैं, तो सारी चीज़ों को हम देखते हैं, निवेश कितना करना है, पूँजी खर्च कितनी हमें कहाँ पर करनी है, उसको हमें किस तरह से कलेक्ट करना है, उसकी प्लान करना भी, तो सारी चीज़ें आ जाएँगी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ हाईएस्ट, सबसे अधिक मूल्य की ख्याति है, डॉग गुडविल की, कैट गुडविल की, रैट की या फिर रैबिट गुडविल की? तो गुडविल ये 4 तरह की होती है आपकी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गुडविल जो है वो कौन-सी हो जाती है? तो वो कैट गुडविल होती है, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है। एक आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। क्योंकि जो डॉग गुडविल होती है वो तो वफ़ादार होती है, जैसे कि कोई जगह पर किसी चीज़ की दुकान है, कोई समझ लीजिए स्वीट की कोई बहुत फ़ेमस शॉप है, तो वो दुकान क्यों फ़ेमस है? उस जगह की वजह से नहीं, उस स्वीट वहाँ पर मिलने वाली स्वीट से, तो वहाँ पर कौन स्वीट बना रहा है? जो भी बना रहा होगा स्वीट उसकी वजह से फ़ेमस है। अगर वो व्यक्ति वहाँ से हटकर कहीं और चला जाता है, तो सिर्फ़ दुकान वहाँ पर फ़ेमस नहीं, तो उसकी ख्याति भी उसके साथ-साथ चली जाएगी। तो क्या होती है, जो डॉग गुडविल होती है बहुत ही वफ़ादार होती है। कैट गुडविल जो होती है, उसमें ये रहता है कि वो अलग-अलग एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र होती रहती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनीज़, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 50, 150, 200, नो लिमिट।
तो पहले तो जो था वो 50 थी, लेकिन अब 50 नहीं है, अब कितनी है 200 है। तो इसको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, अक्सर कन्फ्यूज़ करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक का आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन इज़ मध्य का क्या है? एवरेज पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मोस्ट लाइकली पॉइंट है, मोस्ट रिमोट पॉइंट है। तो मीडियन क्या है? मीडियन आपका मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। यानी कि एक अगर लाइन एक ही चीज़ को हमने 20 से 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो ये जो बीच वाला भाग ये क्या है? मीडियन कहलाता है। एक का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक इज़ द शॉर्ट नेम गिवन फॉर विश्व बैंक का संक्षिप्त नाम दिया गया है। IMF, IBRD, IFC, ADB। तो वर्ल्ड बैंक को किस नाम से जानते हैं? तो उसे IBRD कहते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। IBRD की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और ये कब स्थापित हुआ था? तो जो सम्मेलन हुआ था आपका ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था 1944 में, उसके बाद इसको बनाया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि IBRD की स्थापना कब की गई थी। एक आंसर ऑप्शन बी है। तो आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपके 2024 के पेपर में पूछे गए थे। इसके अलावा जो और पीछे के पेपर्स होंगे वो सारे ही मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, 2025 का भी पेपर लेकर के आऊँगी। लेकिन बस आपको चैनल को सब्सक्राइब किए रहना जिससे कि सारी भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ग्रुप में वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।